जिनको चेयर नहीं मिली है, सब व्यवस्थित रूप से पूरे कार्यक्रम के दौरान शांति के साथ में पूरे कार्यक्रम के अंदर हम सहयोग करेंगे। बोलिए भारत माता की। अब आपस में बातचीत न कीजिए कृपया। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस से जन्म दिवस तक चलने वाले कार्यक्रम और आपातकाल के कार्यक्रम के लिए प्रदेश की तरफ से प्रभारी बनाए गए आदरणीय नाहर सिंह जी जोधा, जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि दुपट्टा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय नाहर सिंह जी। हमारे साथ हर कार्यक्रम के अंदर बराबर का सहयोग देने वाले प्रदेश कार्यालय के मंत्री आदरणीय मुकेश जी पारिक से आग्रह करूंगा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय मुकेश जी। जोरदार तालियों के साथ में हम सब कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ के अंदर भारत माता की। अब मैं जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि जिले का गौरवपूर्ण कार्यक्रम है। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैं समझता हूँ जिन्होंने भारत की राजनीति के अंदर अगर सबसे बड़ा कुछ दिया तो भारतीय जनसंघ की स्थापना दी, और वही भारतीय जनसंघ जिसने देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित होकर भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। ये देन आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। भैया शांति से। तो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यक्रम में हम सबका उद्बोधन करने के लिए, उनके प्रति हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधारे हैं। तो मैं जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत भाषण के रूप में एक बार स्वागत देकर सबका स्वागत करेंगे। आदरणीय जिलाध्यक्ष अमित जी गोयल। भारत माता की। जयपुर के कार्यकर्ताओं की आवाज और बुलंद होनी चाहिए। भारत माता की। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी और अखंड भारत के प्रेरणा और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज इस कार्यक्रम में पधारे हम सबके बहुत प्रिय, बहुत लंबे समय तक हमेशा अधिकांश कार्यकर्ताओं ने जिनके सानिध्य में संगठन में काम किया है, ऐसे हमारे सर्वप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी, जिस तरह से एक पिता अपने परिवार में सबका ध्यान रखता है, उसी तरह से जयपुर के, राजस्थान के सभी जिलों के संगठनों का एक पालन पोषण करने वाले मानिए या मार्गदर्शक मानिए, ध्यान रखने वाले हमारे सर्वप्रिय सरल हृदय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, हमारे जयपुर के विद्याधर विधायक और हम सबकी प्रिय राजकुमारी दिया जी, जो हमारी उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री भाई प्रेम बैरवा जी, बहुत लंबे समय तक प्रदेश में जिन्होंने कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया है, ऐसे हमारे बड़े भाई अरुण चतुर्वेदी जी, अशोक परनामी जी और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती बलिदान दिवस पर ये जो कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, ऐसे हमारे भाई नाहर सिंह जोधा जी मंच पर पीछे की ओर विराजे हैं और जिनकी विधानसभा में ये भाजपा का कार्यालय भी है और हमारी सारे प्रमुख संस्थान भी हैं, ऐसे भाई गोपाल शर्मा जी, हमारे विधायक बाल गंगाधराचार्य जी, भाई कैलाश वर्मा जी, भाई रवि नैयर जी, चंद्र मोहन बटवाड़ा जी, हमारी जयपुर के ग्रेटर की महापौर बहन सौम्या गुजर जी, हमारे भाई शैलेंद्र भार्गव जी, संजय जैन जी और यहाँ सब सामने की ओर बैठे मेरे भाइयों और बहनों, जिनकी ताकत
आज देखो आप कितनी जोर शोर से आप लोग पीछे खड़े हो। आप सबका मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और जिन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं रहेंगे, और अपनी इसी पूरे देश को अखंड करने की भावना के साथ जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, ऐसे महापुरुष के आज बलिदान दिवस पर हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा हैं, जो हम सबको उनके जीवन के बारे में और क्या क्या हमको उनसे प्रेरणा लेना चाहिए इसके बारे में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन एक नारा आपसे जरूर लगवाऊंगा। मैं समझता हूँ ये नारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सम्मान में बहुत आवश्यक है। हमने बहुत सालों तक लगाया है और इस सपने को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 370 हटाकर पूरा भी किया है। एक जोरदार तालियां प्रधानमंत्री जी के लिए भी होनी चाहिए। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष जी के उद्बोधन के बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर हमारे को अपना मार्गदर्शन देंगे। हम सबका सौभाग्य यह है कि भारतीय जनसंघ के समय जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया होगा वो हमारे बीच में जरूर कम होंगे, लेकिन मंचासीन अधिकतर अतिथि हमारे सब जनसंघ के समय के हैं। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, जब पार्टी का विस्तार हुआ है तो जो नई उम्र का कार्यकर्ता है न वो जनसंघ से परिचित है न आपातकाल से परिचित है। इसलिए आदरणीय श्यामा प्रसाद जी के जीवन पर आपका व्रत आज हम सब कार्यकर्ताओं का एक मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि विस्तार से आदरणीय श्यामा प्रसाद जी के ऊपर बोलने के लिए आप आमंत्रित हैं। अपने राजस्थान के विकास पुरुष हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी, आदरणीय अशोक जी परनामी साहब, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय अमित गोयल जी, आदरणीय नाहर सिंह जी जोधा और आदरणीय गोपाल जी शर्मा, आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय महाराज बाल मुकुंद जी और यहाँ विराजमान समस्त पार्टी के पदाधिकारी गण, माफ़ करना मैं क्योंकि आदरणीय दिया कुमारी जी को जल्दी जाना भी है, कहीं कार्यक्रम उनका निर्धारित है, इसलिए मैं संक्षेप में ही बोलूँगा। वैसे तो जिलाध्यक्ष जी ने भी और संचालक जी ने भी कहा कि विस्तार से बोलो, लेकिन विस्तार से तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। मुझे तो संक्षेप में कुछ निवेदन आप सबके सामने करना है। अपन सब जिनका हमेशा स्मरण करते हैं, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बहुत कुछ अपने साहित्य में भी उपलब्ध है और आप सब ने भी निश्चित रूप से, मैं सोचता हूँ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये आप सब जानते हैं कि 6 जुलाई को 1901 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो बचपन से ही बहुत मेधावी थे, बहुत तेज तरार, होशियार थे, पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उनकी एक आंदोलन की थी। उनके पिताजी भी आंदोलन में तल्लीन रहे। उस समय देश को आज़ाद करवाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उनकी माताजी भी संघर्षशील थी। ये बचपन से ही उनको संस्कार इस प्रकार के मिले। फिर आपको पता है कि बहुत कम उम्र में ही 1923 में ही वो LLB कर दी, LLM कर दी और 1927 में तो बैरिस्टर बन गए और 32 में वो मतलब वाइस चांसलर बन गए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। हाँ,
यानी दुनिया में सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे कि उस उम्र में ही वो वाइस चांसलर बन गए। और यही नहीं, वो 34 में चुनाव जीत करके और विधायक भी बन गए। और विधायक बन करके और जब उनको लगा, बंग भंग का एक आंदोलन चला था, बहुत बड़ा आंदोलन चला था, आपको पता होगा, कई लोगों को पता है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उनको जानकारी है कि बहुत बड़ा एक आंदोलन चला था। उन्होंने उसमें उस आंदोलन का विरोध किया कि बंगाल को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, वहाँ से हिंदुओं का पलायन नहीं होने देना चाहिए, वहाँ से हिंदुओं को मार मार के भगाने का जो एक षड्यंत्र चल रहा था उसके विरोध में उन्होंने और विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद वो फिर चुनाव जीते निर्दलीय, और निर्दलीय चुनाव जीत करके और लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए 1936 में। और 36 से लेकर 38 तक वो संघर्ष करते रहे। और ये सब अपन जानते हैं कि फिर उसके बाद में उस आंदोलन में वो शरीक हो गए। देश को आज़ाद करवाने में उनकी महती भूमिका थी। और उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए कई प्रकार के प्रयास चलते रहे। एक शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा था और दूसरे एक क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे। तो क्रांतिकारी भी बहुत बड़ा एक संघर्ष कर रहे थे। उस समय अंग्रेजों को परेशान करने में क्रांतिकारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मजबूर कर दिया कि वो इस देश को छोड़ करके चले जाएं। इस प्रकार की स्थिति बनी। 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भी बंगाल के ही थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये प्रयास किया कि उसको समर्थन दिया जाना चाहिए और हम उनके साथ में खड़े रहें। लेकिन उस समय की देश में जो नेतृत्व और कर रहे थे क्रांतिकारी और दूसरे शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले, उन्होंने उस समय सुभाष जी का समर्थन नहीं किया। ये अपन सब जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है। मैं लंबी चौड़ी बात उसके बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सब ने ये सब पढ़ा है। आप सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर क्या स्थिति बनी थी, किस प्रकार की स्थितियाँ बनी थी। जापान, जर्मनी, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी और वहाँ पर उनको फंडिंग करने का काम बंगाल से ज़्यादातर हुआ करता था। और ये अपन सब इस बात से वाकिफ हैं। उसके बाद में 1948 में वो फिर सांसद बने, कलकत्ता से सांसद बने और सांसद बनकर के हिंदुस्तान की सरकार में, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में वो उद्योग, कॉमर्स, इसके मंत्री भी बने। मंत्री बनकर के भी वो जो उनको लगता था कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर, इस देश में जब देश आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के बाद में हमारी संस्कृति को समाप्त करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हमारी जो संस्कृति के जो भी सांस्कृतिक धरोहर है उसको समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है, तो उनको ये रास नहीं आया। आपको पता है कि उन्हीं दिनों में और महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद जो परिस्थितियां बनी, कई संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे और जो निर्दोष थे उनको बरी किया, जो दोषी थे उनको दंडित किया और वो न्याय प्रक्रिया चलती रही। न्यायिक कार्य में जो कुछ भी निर्णय होना था, न्यायोचित निर्णय हुए। उसके बाद में फिर वो सरकार में काम करते रहे। काम करते करते भी उनको लगा कि ये एक तुष्टीकरण इस प्रकार का हो रहा है, इस तुष्टीकरण को और मिटाने के लिए एक रूप हमारा समाज बने, समाज को समान न्याय मिले, समाज को विकास का समान अवसर मिलना चाहिए, इस दिशा में वो हमेशा सोचा करते थे। वो ये प्रयास करते थे कि जिस प्रकार की व्यवस्था मुझे चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था अंतिम छोर के व्यक्ति को भी चाहिए। वो इसके लगातार प्रयास करते रहे और प्रयास करते करते उनको लगा कि कांग्रेस में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में ये संभव नहीं है। एक ऐसा तो कोई राजनीतिक संगठन भी चाहिए जो संपूर्ण समाज की, सर्व समाज की बात, सर्व समाज की पीड़ा और अपने संसद के अंदर रखे
और जो कानून बने वो सर्व समाज के लिए बनना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के उत्थान के निमित्त कानून बने। किसी एक व्यक्ति के साथ भेदभाव करेंगे तो दूसरे व्यक्ति के साथ पीड़ा होगी और आपस में प्रेम भाईचारा नहीं रहेगा। ये हम सबको पता है कि उस समय एक कबायली आक्रमण हुआ था। कबायली आक्रमण हुआ था कि कश्मीर को जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ करके गए थे तो हिंदुस्तान की रियासतों को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। सभी रियासतों के जो राजा महाराजा नवाब जो कुछ भी थे उनको कह दिया कि आप आज़ाद हो, आपकी इच्छा है तो हिंदुस्तान में रहो, आपकी इच्छा है तो आप पाकिस्तान में रहो, आपकी इच्छा है तो आप स्वतंत्र रहो। उस समय हरि सिंह जी थे कश्मीर के महाराजा। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी थे। वो हरि सिंह जी ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया और जब स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया उधर पाकिस्तान ने एक षड्यंत्र रचा और पाकिस्तान ने सेना भेज दी कि कश्मीर को अपने अधिग्रहण में कर लो। तो आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि उस समय महाराजा हरि सिंह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी थे उनके द्वार पर आए। वहाँ आकर के उन्होंने और बार बार रिक्वेस्ट भेजी, प्रार्थना भेजी कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान में अपना विलय करना चाहता हूँ। लेकिन जवाहरलाल जी नेहरू ने उनको अनुमति नहीं दी, मिलने का समय नहीं दिया। मिलने का समय नहीं दिया। 3 दिन वो यहाँ पर बैठे रहे, लेकिन 3 दिन में कबायली काफ़ी अंदर घुस गए थे। कश्मीर के अंदर काफ़ी अंदर तक घुस गए थे और अंदर तक घुस करके कश्मीर का जो आज आज़ाद कश्मीर नाम दिया जाता है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको उन्होंने अपने अधिग्रहण में ले लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये कतई पसंद नहीं आया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से कहा, बार बार कहा कि आप महाराजा हरि सिंह जी से बात कीजिए, कश्मीर को वो भारत में विलय करना चाहते हैं, आप क्यों नहीं उनको समय दे रहे हैं। लेकिन जवाहरलाल जी नेहरू का शेख अब्दुल्ला से बहुत निकट का रिश्ता था, बहुत निकट की मित्रता थी और मित्रता के कारण से वो शेख अब्दुल्ला को और वहाँ का वजीर आजम कहते थे। वजीर आजम का मतलब होता है प्रधानमंत्री, तो उसको नाम दिया वजीर आजम। शेख अब्दुल्ला को वजीर आजम नाम दिया और बाद में फिर हरि सिंह जी से बात करी। जब तक हरि सिंह जी से बात करी, हमारे आपको मालूम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत दबाव बना। उन्होंने कहा कि मैं त्याग पत्र देता हूँ, यदि आप हरि सिंह जी से बात नहीं करते हो तो मुझे भी ये त्याग करना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने और उसको बाद में मिलने का समय दे दिया, जब मिलने का समय दिया तो ये कश्मीर, आधा जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा रहा और आधा कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बन गया। ये उस समय के तत्कालीन नेतृत्व की बहुत बड़ी त्रुटि थी। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि यह कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। या आपने जो गलत काम किया है, उन्होंने विरोध किया और विरोध किया तो मतभेद होना स्वाभाविक है कि उस समय का निरंकुश तानाशाह यदि कोई है और उसके सामने यदि कोई विरोध करने की हिम्मत कर दे तो उसके साथ में भेदभाव होना स्वाभाविक है और भेदभाव किया गया। उस भेदभाव को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, उन्होंने और उद्योग मंत्री पद से भी त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद में और वो आए कि अब ऐसा राष्ट्रवादी संगठन कौन है जिसके साथ मैं मिल करके हिंदुस्तान में राष्ट्र भक्ति पैदा कर सकूं, राष्ट्रीय मतलब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा कर सकूं, तो मुझे किसके साथ जुड़ना चाहिए। तो वो संयोगवश उस समय दीनदयाल जी उपाध्याय थे और उनके पास में गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनसे संपर्क किया और संपर्क करके परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी के संपर्क में आए और गुरु जी ने कहा कि बोले यदि आप आगे बढ़ते हो, आप कोई भी राजनीतिक दल की स्थापना करते हो तो हम आपको कुछ कार्यकर्ता दे सकते हैं, हम राजनीति में नहीं आएंगे। संघ ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है, हम शुद्ध रूप से एक सांस्कृतिक धार्मिक संगठन है। लेकिन
लेकिन राजनीति में भी इस सर्व समाज की बात रखने वाला कोई ना कोई राजनीतिक दल चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने और सहमति दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रचारक थे, दीनदयाल जी उपाध्याय उस समय प्रचारक थे, लेकिन इनके मन में इस प्रकार का भाव था कि राजनीति के अंदर एक शुद्धिकरण होना चाहिए और इस प्रकार की एक राजनीतिक दल को तैयार करने की जरूरत है। तब और उन्होंने गुरुजी गोलवलकर जी के और मार्गदर्शन में और अटल जी और अडवाणी जी, अटल जी और अपने दीनदयाल जी उपाध्याय, उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंप दिया। और भी बलराज मधोक थे, उनको भी दिया। ऐसे करके 5 लोग हमारे संघ के स्वयंसेवक उनमें दिए और वो उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में जुड़े और जुड़ करके भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जब भारतीय जनसंघ की स्थापना की उस समय हमारे 3 सांसद जीत करके आए थे और हमारे जो संयुक्त रूप से 23 कुल मिलाकर के विधायक उस समय पहली बार के चुनाव में जीत करके आए। और उसके बाद ये संगठन निरंतर प्रगति करता रहा, जगह जगह अपना एक वजूद कायम करता रहा। राजनीतिक क्षेत्र में भी भारतीय जनसंघ आगे बढ़ने लगा। लेकिन उस समय कश्मीर में एक कानून लगा दिया था। कश्मीर में इनर लाइन परमिट था और इनर लाइन परमिट का मतलब है कि कश्मीर में आप घुस नहीं सकते, कश्मीर में आप जाकर के रह नहीं सकते बिना अनुमति के, यानी यहाँ से आप अनुमति लो भारत सरकार से। उसके बाद एक प्रकार का वीजा टाइप का एक कानून था कि आपका कश्मीर का वजीर आजम यानी कश्मीर का मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री, उसको प्रधानमंत्री नाम दिया गया था, वो अनुमति दे तो आप कश्मीर में प्रवेश कर सकते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि ये ठीक बात नहीं है। कश्मीर में एक अलग कानून था, कश्मीर का एक झंडा अलग था जिसमें हरा और वो चांद और ऐसा लगा करके वो झंडा था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि जब कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय हो गया तो विलय होने के बाद में ये 2 कानून नहीं चल सकते। आप कश्मीर का झंडा अलग है, कश्मीर का कानून अलग है। आपको पता होगा कि अभी अपने में से कई वकील लोग यहाँ पर बैठे होंगे, बैरिस्टर बैठे होंगे, उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला देता है तो अंत में एक लाइन लिखी जाती थी कि कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू। ये लिखा जाता था उसमें कि कश्मीर को छोड़ करके, तो फिर कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, तो कश्मीर को छोड़ करके ये कानून सुप्रीम कोर्ट में भी था। ये अभी भी हटा है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने हटाया है। उससे पहले तो यही था कि कश्मीर का कानून अलग, कश्मीर का मुख्यमंत्री को वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री कहा जाता था, कश्मीर में झंडा अलग था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 निशान, कि हिंदुस्तान का तो तिरंगा और कश्मीर का हरा झंडा, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का कानून और कश्मीर का कानून अलग, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री, ये नहीं चलेंगे। तो उन्होंने एक नारा दिया, एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे, एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे, एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे। ये नारा दिया। नारा दे करके और उन्होंने तय किया कि मैं इसका उल्लंघन करूंगा। मई 1953 में उन्होंने तय किया कि मैं इसका उल्लंघन करूंगा। तो साथ में हमारे अटल जी भी चले। उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा, आप यदि कश्मीर में कानून तोड़ के घुस रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा नहीं, आप नहीं चलिए, आप यहाँ पीछे रहिए। आपको ये इस पार्टी को मजबूत करना है, ये संगठन को मजबूत करना है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस देश में पैदा करना है। उसको मजबूती देने के लिए आप पीछे रहिए। मेरा कुछ भी हो सकता है कि मुझे वहाँ और मौत का सामना करना पड़े, हो सकता है कि मेरा वहाँ बलिदान हो जाए, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा, आप नहीं जाओगे। अड़े रहे अटल जी के साथ में और भी लोग अड़े रहे और कहा कि हम साथ चलेंगे, आपको अकेला नहीं जाने देंगे। ये कुछ भी कर सकता है शेख अब्दुल्ला, आपके साथ में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार कर सकता है, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ तो मैं आदेश दे रहा हूँ आपको कि आप जाइए और आपको इस संगठन को खड़ा करना है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अकेले घुस गए मई 1953 और 23 मई को 23 जून मई में तो वो गए
और 1 महीना और कुछ दिन में ही उनकी वहां पर मौत हो गई। उनको स्लो पॉइजन दिया गया, ऐसे बर्तन में खाना दिया गया कि जिस बर्तन में रखते ही वो जहर बन जाता है, और वो खाना उनको खाना पड़ा। जांच नहीं हुई। खूब हमने प्रयास किया कि जांच करो, कैसे हो गया 1-1.5 महीने में। जो हष्ट पुष्ट 52 वर्ष का 51 वर्ष का नौजवान 51 वर्ष का नौजवान बड़ी बहादुरी के साथ में और नारा लगाता हुआ कश्मीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, और 1 महीने के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाए, इसकी जांच की जानी चाहिए। लेकिन तत्कालीन निरंकुश सरकार ने उनकी जांच तक नहीं की और कह दिया कि उनको ये बीमारी हो गई थी और इसके कारण से उनकी मौत हो गई। तो आज उनका बलिदान दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश के लिए, कश्मीर को बचाए रखने के लिए, भारत का अविभाज्य अंग बचा रहे, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और अपना बलिदान किया। इसलिए अब उस कश्मीर को बचाने के लिए मेरा गला भर रहा है, वास्तव में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या अपने साथ चलता हूँ, मेरे एक भावुकता है, घटना कथा के साथ साथ अपन चलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सामने देख रहे हैं। तो उसके बाद आज जिस पौधे को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खड़ा किया, जिस पौधे को अटल जी ने सींचा, आज नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने उस कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बनाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। एक बार जोरदार तालियों के साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत, अभिनंदन। इतना विस्तार से वर्णन मैं समझता हूँ कि हम सब कार्यकर्ताओं के पास में ऐसा कोई वाक्य नहीं होगा जो हमारे को श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी से सीधे सीधा जोड़ने के अंदर किसी प्रकार का विधान हम सबके बीच में रहेगा। जैसा हम सबको पता है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को की। अभी जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि जब जनसंघ की स्थापना के बाद, देश की आज़ादी के बाद पहला लोकसभा का चुनाव हुआ और 93 में से केवल मात्र 3 सांसद हमारे बनकर आए, उनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी आए, और 742 विधानसभा के प्रत्याशी देश भर में लड़े, उनमें से केवल 33 प्रत्याशी जीते। इस छोटे से अभियान से जिस जनसंघ की शुरुआत हुई और आज विश्व का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कि जिस स्टेज से हम शुरू हुए थे, हमने दूसरे राजनीतिक दलों को उस स्टेज के ऊपर लाने का काम किया है। और राजस्थान के अंदर भी अब मैं समझता हूँ कि आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने एक कदम आगे बढ़ाया है। एक प्रदेश एक चुनाव के नाते हम सब कार्यकर्ताओं के सामने नवंबर में एक चुनौती आएगी कि राजस्थान के अंदर एक साथ सब निकायों के चुनाव होंगे। तो आदरणीय श्यामा प्रसाद जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम सब कार्यकर्ता इस राजस्थान को कम से कम मोदी जी के नारे को साकार करते हुए कांग्रेस मुक्त राजस्थान करेंगे और निकाय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक परचम यहाँ पर फहराएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम सब कार्यकर्ताओं ने अनेक वर्षों तक संगठन में कार्य किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को श्यामा प्रसाद जी के विषय के ऊपर भी बहुत कुछ सुना है। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमको उद्बोधन दें, उस उद्बोधन में हम सबका मार्ग प्रशस्त ये करें कि जिस जनसंघ की स्थापना आदरणीय श्यामा प्रसाद जी ने की थी, उस सपने को हम सब कार्यकर्ता कैसा पूरा कर सकते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करता हूँ कि हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए पधारें। आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, जोरदार तालियों के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज के इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के पुष्पांजलि कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के मुखिया, प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में हमारी साथी और उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, दूसरे हमारे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी,
कैबिनेट मंत्री भाई राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, प्रदेश कार्यक्रम प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अमित गोयल जी, सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा जी, हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी, विधायक बगरू श्री कैलाश वर्मा जी, जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर जी, कार्यक्रम के संभाग के प्रभारी शैलेंद्र भार्गव जी, जिला संयोजक कार्यक्रम संजय जैन जी, विधानसभा आदर्श नगर के प्रत्याशी रवि नैयर जी, विधानसभा किशन पोल के प्रत्याशी चंद्रमोहन बटवाड़ा जी, पार्टी के हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी हमारे विभिन्न दायित्वों पर पार्टी का काम कर रहे ऐसे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह से राष्ट्र के निर्माण में अपना संपूर्ण जीवन लगाते हुए एक देश को दिशा देने का काम किया, निश्चित रूप से मैं उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और उनसे बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए आप सभी से आशा रखता हूं। क्योंकि आज का दिन ये महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हमारे लिए केवल एक स्मृति नहीं बल्कि प्रेरणा है। प्रेरणा भी वो जिसमें देशभक्ति का जज्बा हो। हम आज ऐसे युग दृष्टा देशभक्ति की संजीव प्रतिमा, राष्ट्रवाद के अग्रदूत और संविधान और सिद्धांतों के सच्चे संरक्षक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने नारा दिया, माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, लेकिन आगे और भी उन्होंने जोड़ा, क्योंकि जो उनका नारा था उस नारे में एक स्पष्टता थी, लोगों को समझाने का भाव था। वो था एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। केवल यह राजनीतिक वाक्य नहीं था, यह भारत की आत्मा की पुकार थी, भारत की आत्मा की पुकार। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा कि देश की आजादी के बाद देश के अंदर जिस तरह से जिन सूरवीरों ने, जिन बलिदानियों ने जिस कल्पना के साथ, जिस भाव के साथ देश की आजादी में जो हिस्सा लिया था, उन्होंने सपना जो देखा था, और सपना जब देखा था उन्होंने कहा कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, निकल पड़े। देश में जो क्रांति का दौर आया, देश के अंदर राष्ट्र के प्रति जो भाव जागा, क्योंकि हम हजारों सालों की गुलामी से जूझ रहे थे। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, लेकिन देश के अंदर जब इति थी, वो इति जिस तरह की थी, जिनके मन में भाव था कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। उन राष्ट्रवादी लोगों ने कहां उन बलिदानियों का मैं नाम लूं, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। एक माता से पूछा कि मां, तेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे इस मां भारती के लिए चले गए, आप इसमें क्या कहोगी? उस मां ने कहा कि मेरा चौथा बेटा भी होता तो मैं मां की बलवेदी पर चढ़ाने को तैयार हो जाता। इस तरह का जो जज्बा उनके अंदर था, मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि यह जज्बा के माध्यम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा बताया एक होना उन्होंने देखा। 1943 में बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ा था, उस अकाल को लोगों की त्राही मच रही थी। उन्होंने उस अकाल में गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर जाकर के उन लोगों के उदर पूर्ति का काम किया और सबका सहयोग करा करके लगातार 4 साल तक अकाल पड़ा। उसका निदान भी उन्होंने आजादी से पहले उसका किया था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद जब सरकार बनी, उस सरकार में वो उद्योग मंत्री के रूप में उनको बनाया गया था। अंतरिम सरकार थी, पहली सरकार थी, लेकिन जब उनको लगा
क्योंकि वो कुलपति भी थे। उनके विचार हर जो बड़े उस समय के पेपर थे उनमें लिखे जाते थे, लोग उनको परसू करते थे, और परसू के बाद लोगों के जन जागरण की भावना जागृत होती थी कि आज आखिर आजादी के मायने क्या हैं। उन आजादी के मायनों को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। लेकिन जब उनको लगा कि जिन मूल्यों को लेकर के आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और जिन मूल्यों को लेकर के हमको आजादी मिली है, यह दिशा इसकी बदल रही है, तुष्टीकरण के आधार पर, देश के दो टुकड़ों के आधार पर उन्होंने कहा कि यह दृष्टि ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया कि कश्मीर के बारे में क्या हुआ। सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक समागम में बांधा, अखंड देश करने का काम किया। अखंड भारत का निर्माण करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेहरू जी को सिर्फ एक रियासत मिली थी और उसकी दुर्गति आज तक हमने झेली है। मित्रों, कहना चाहता हूं, इस भाव को देख करके उन्होंने कहा कि आवश्यकता है एक राजनीतिक दल की, राजनीतिक दल की आवश्यकता है। उन्होंने 10, 12, 15 लोग थे तो सिर्फ राष्ट्र के बारे में अपना चिंतन था, राष्ट्र आगे मेरा कैसे बढ़े इसका चिंतन था, आजादी का महत्व कैसे आगे आए, कैसे बढ़े उसका चिंतन था। ऐसे 8, 10, 15 ऐसे राष्ट्रवादी लोगों ने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की थी और एक विचार को लेकर के की थी कि हमारा विचार कैसा होना चाहिए। पूरब में बंगाल हो या पश्चिम, पंजाब, मध्य, हैदराबाद या उत्तर कश्मीर, भारत को खंड खंड बांटने का षड्यंत्र चल रहे थे। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना योगदान दिया। भारतवासियों की आत्मभान खंडित हो रहा था, एक खास वर्ग महिमा मंडित किया जा रहा था और भारत की बात करने वाला दंडित किया जा रहा था। जो उस तरह की बात करता था उसको दंडित किया जाता था, सिर्फ एक वर्ग की सुनी जा रही थी। उस समय उनको लगा कि अब इसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए उन्होंने एक राष्ट्रीय, ऐसे लोगों ने मिलकर के 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो स्थापना हुई। आज आपका परिवर्तित रूप आप देख रहे हैं। जो 10-15 लोगों की जो पार्टी थी, जो राष्ट्र को लेकर के उन्होंने गठन किया, आज खुशी है। कल माननीय अध्यक्ष जी, जो 14 लोगों की थी, आज वो 14 करोड़ की पार्टी बन गई है। यह सच्ची श्रद्धांजलि माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को होगी। आज उनका लगाया हुआ पौधा बट वृक्ष हो रहा है। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा मित्रों, लेकिन वो नीम की ईंट जिन्होंने काम किया, कभी मन में यह विचार नहीं था। आज हम जिस परिदृश्य में राजनीति कर रहे हैं उसका मायना दूसरा है, लेकिन उस समय कोई यह भी नहीं सोच सकता था कि सांसद विधायक की तो बात छोड़िए, कोई पार्षद भी बन जाए। कहीं चुनाव की कहीं दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं दिखता था, लेकिन उनके अंदर जो राष्ट्रवाद का जज्बा था उसे लेकर के वो चले और चरे भी थी। आप देख रहे हो जिस तरह से उन्होंने काम किया। ये नारा एक हमारा सोपान बन गया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। धारा 370 हटाओ, राम मंदिर बनाओ, ये संजीव नारे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, एक सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे 1951 के बाद तक जितने भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनमें प्रस्ताव पास हुए हैं, सबसे पहले उसमें धारा 370 का हुआ। धारा 370 का 65 में राम मंदिर का, 65 में जब राम मंदिर का विषय आया तो 65 में राम मंदिर को उसमें डाला गया कि हमारा राम मंदिर का निर्माण हम करेंगे। और उसके बाद अगर हमारा कोई भी अधिवेशन हुआ है, लगातार आप देखेंगे राष्ट्रीय लेवल से लेकर के जिला लेवल तक और मंडल अध्यक्ष तक हमारे जो प्रस्ताव आए हैं उन सभी प्रस्तावों में क्यों हमने कभी छोड़ा नहीं। और हमें उम्मीद थी कि एक दिन वो आएगा और हम सब उसके साक्षी बने। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। ये हमारी सफलता है। आम भारतीयों को कश्मीर के अंदर परमिट से मिलता था प्रवेश, परमिट से प्रवेश मिलता था। 2 झंडे होते थे, 2 संविधान होते थे, 2 प्रधान होते थे। ऐसे कठिन समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कठोर संघर्ष किया
कठोर संघर्ष किया उन्होंने। यही नहीं मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो बंगाल के रहने वाले थे, कहां बंगाल कहां कश्मीर, कभी हमने विचार किया है? लेकिन जिसके अंदर राष्ट्र के प्रति भाव जागृत होगा, जिन्होंने सोचा कि अगर मेरा देश अगर इस तरह से कश्मीर चला गया तो क्या होगा, उन्होंने पूरा जोर कश्मीर पर दे करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नहीं कश्मीर जाऊंगा, बिना परमिट के जाऊंगा। कार्यकर्ताओं से कहा कि आप चिंता मत करिए, ये धारा 370 हटेगी हटेगी हटेगी, ये उनका वचन था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा किया। हमेशा कांग्रेस ने भेदभावपूर्ण की राजनीति की है और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि जनसंघ की स्थापना राष्ट्र का प्रथम वैचारिक राजनीतिक विकल्प दिया, ये विकल्प ही नहीं दिया उन्होंने। जिस तरह से ना राष्ट्रताम परम देवम ना मातृ परम तपम, राष्ट्र से बढ़कर कोई देवता नहीं है और मातृभूमि की सेवा से बड़ा कोई तप नहीं है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी हों सभी रोग मुक्त हों, यही राष्ट्र की सच्ची सेवा है। इसके अलावा उन्होंने कहा संगच्छदम संबद्धम सेवो मनासी जानताम, यानी कि हम साथ चलें, साथ बोले और एकजुट होकर सोचें कि यही राष्ट्र निर्माण का मूल है। हमारी इति सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हमारी जो संत हैं महंत हैं, हमारे ऋषि हैं मुनि हैं, उनका तप हमारे राष्ट्र के अंदर जो समाया हुआ है उसको हम आगे कैसे बढ़ाते चले। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कि राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब हर नागरिक को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार और सम्मान मिले। उनकी सोच थी कि हर व्यक्ति को राष्ट्र की प्रगति में भागीदारी बनाना ही राष्ट्रवाद है। आज जब हम राजस्थान में हर गरीब को पक्का मकान, हर गांव को सड़क, हर खेत को पानी और युवाओं को नौकरी देने का संकल्प लेते हैं, तब श्यामा प्रसाद जी की वे दृष्टि को ही धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश में जिस तरह से परिवर्तन आया है, यह परिवर्तन ऐसे नहीं आया, यह परिवर्तन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो नीति थी उन्हें लेकर के मोदी जी आज चल रहे हैं। गरीब कल्याण की कल्पना हो, चाहे हमारे राष्ट्र का विकास हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, इन सभी को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सिद्धांतों से समझौते किए बिना भी एक नेता प्रभावशाली और सफल लोकप्रिय हो सकता है, अगर उन्होंने अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया, इसलिए वो कह सकते हैं कि वो सबसे लोकप्रिय भी हुए। मित्रों, आज हम सब सरकार के 11 वर्षों की क्रांतिकारी यात्रा का जश्न मना रहे हैं। 11 साल का पूरा हम देख रहे हैं, तो ये भी याद करना परम आवश्यक हो जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को नीति पचाघात से नीति नेतृत्व की ओर ला खड़ा किया है। उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था भी बन रहा है। अब अगर हम छोटी छोटी बात करें तो आपने देखा उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान से लेकर के पीएम आवास से लेकर करोड़ लोगों को सीधे लाभ मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों ने युवाओं को नई पहचान भी दी है। यही नहीं, मैं आपसे इतना कहूंगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था उस सपने को हमें पूरा करना है। उनका सपना पूरा था कि दुनिया में भारत सर्वशक्तिशाली हो, विकसित भारत हो, उत्कृष्ट भारत हो। आज हम देख सकते हैं, आज हम कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, आज हमें उनके बलिदान दिवस से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के वो जो उनका व्यक्तित्व था, जो उन्होंने जिस तरह से बंगाल से चल करके, यही नहीं, आजादी से पहले जो उन्होंने काम किया वो भी उनको इंगित करता है। आजादी के बाद उन्होंने उद्योग मंत्री से इस्तीफा देकर के राष्ट्र के प्रति क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारी सोच होनी चाहिए। बुजुर्ग हमारे जो बलिदानी थे, उनके जीवन में
जो देश को लेकर के जो भाव था, उस भाव को बढ़ाने का हम कैसे काम कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, और हमेशा मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर वो काम करता है, अगर भाजपा का काम करता है, वो राष्ट्र का काम करता है, राष्ट्र का काम करता है। हम राष्ट्र को पहले मानने वाले लोग हैं। हम एक विचार को लेकर के चलते हैं, हम एक नीति के आधार पर चलते हैं। जिन लोगों के पास कोई नीति नहीं थी, कोई विचार नहीं था, उनकी स्थिति आपने देख ली है। उनकी स्थिति आपने देख ली है कि वो किस तरह से काम करते हैं। जो पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, अगर वो हारी तो एक विचार से हारी, राष्ट्रवाद से हारी, क्योंकि राष्ट्र के लेकर के हम समर्पित होकर के चलने वाले लोग हैं। और हमने हर जगह, चाहे समाज क्षेत्र का काम हो, या हमारा राष्ट्र का काम हो, या हमारे सामाजिक कल्याण के कार्य हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी किसी ने सोचा था कि स्वच्छता को लेकर के इतना बड़ा अभियान देश के प्रधानमंत्री जी चलाएंगे? कभी किसी ने सोचा था कि जो समाज के अंदर एक जिस तरह का लिंग परिवर्तन को लेकर के बात आ रही थी, लिंग अनुपात हमारा कम हो रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने का काम किया? यही नहीं, हमारे पर्यावरण की दृष्टि से एक पेड़ मां का नाम लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्र में बांधने का काम किया। किस तरह से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है, माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। यही नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना जिनको हम लेकर के आए। मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं कि राष्ट्र प्रथम की अवधारणा हमारे अंदर है। हम राष्ट्र प्रथम को लेकर के अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह की कुरीतियां हैं उनको भी समाप्त करेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम उनको भी जवाब देंगे जिन्होंने सिर्फ गरीबी का नारा दे करके गरीब को लूटने का काम किया। हम अगर गरीबी की बात करते हैं तो गरीब कल्याण की योजनाएं कितनी, और अभी आप देख रहे हैं कई यहां के क्या कहते हैं, ट्विटर क्या बोलते हैं उसको, नहीं एक्सपर्ट नहीं, ट्विटर के एक्सपर्ट बन गए हैं वो। सोशल मीडिया में वो क्या है, ट्विटर पर आप देखेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वे ट्वीट करते हैं और कुछ नहीं करते, ट्वीट करते हैं ट्विटर पर। लेकिन मैंने उनसे एक दिन कहा कि जिस दिन आप ट्वीट कर रहे हैं उस दिन पीछे के पेपर निकाल लीजिए, उसी दिन का पेपर निकाल दिए जिस दिन आपने ट्वीट किया है। कांग्रेस के लोगों से मैंने कहा उसी दिन का पेपर निकाल दीजिए, और वो आप पीछे का उसी तारीख का निकाल दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस दिन आपने क्या किया था और आपकी क्या स्थिति थी। ऐसे लोगों को जवाब देना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मैं कार्यकर्ता बंधुओं आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हमें बलिदान दिवस के अवसर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं कांग्रेसियों को भी कहना चाहता हूं, वो मेरे से भी कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री रुकते नहीं है, मुख्यमंत्री जी रुकते नहीं है। अरे भाई, सोने के लिए और होटल में रुकने के लिए तो आप ही बहुत थे। उसके लिए तो आप ही बहुत थे। राजस्थान की जनता का दर्द समझिए, राजस्थान के उस युवा का दर्द समझिए, राजस्थान की उस प्यासी धरती का दर्द समझिए। राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि राजस्थान में आज भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान के उस युवा के लिए, राजस्थान की बहनों के लिए राजस्थान कहां नहीं आ रही है।
आपका रिकॉर्ड भी उठा करके देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए। आपने 5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की थी और हमने 1.5 साल के अंदर कितनी बिजली उत्पादन की है, कितने कनेक्शन दिए, उस समय से कितनी आवश्यकता है। जरा एक बार आंकड़े तो मंगा लीजिए करिएगा। आप ट्वीट करते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं? मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता को बरगलाने का काम नहीं करें। आपसे मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच पर आ जाइए। 5 साल का हिसाब और 1.5 साल का हिसाब अगर 5 साल से ऊपर नहीं जाए तो आप बता दें। आप किससे बात? ये कार्यकर्ता है भाजपा का, ये प्रदेश और देश के लिए जीता है, जनता के लिए जीता है। ये समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज है, इसके आगे किसी और की कोई वो नहीं। मैं देखता हूं, अभी एक अभियान लिया था हमने, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। वो अभियान लिया था, उस अभियान के लिए मैं राजस्थान की जनता को और समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने जहां तालाब, पोखर, निकट, नदी, बांध, जहां भी उसको आवश्यकता लगी उसने जाकर के श्रमदान भी किया और उस काम को संभालने का काम किया। और आपके माध्यम से मैं उन प्रवासी राजस्थानी भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि में जो जल संचय का काम किया है, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा लेकर के चलते हैं। उन्होंने जीवन में जो उतारा उसको आगे बढ़ाने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है। अभी आपने देखा योग में राजस्थान रजिस्ट्रेशन में भी पहले नंबर है और योग की संख्या में भी पहले नंबर है। अगर मैं तिरंगा यात्रा की बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो जज्बा, क्योंकि हमारी 1000 किलोमीटर की सीमा, 1000 किलोमीटर से ज्यादा सीमा है। परसों मैं बीएसएफ के सैनिकों से भी मिला था, माता नोट माता का आशीर्वाद भी लिया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो जज्बा राजस्थान के जनता के अंदर था, क्योंकि हमारी सीमाएं 1000 किलोमीटर से ज्यादा, लेकिन हमारे नौजवान का जो हौसला था, हमारे जो बुजुर्गों का हौसला था, जब सेना के जवान मेरे को कह रहे थे कि आपके, जब आपने देखा तो हम ऐसा पहली बार हमने देखा है, जिस तरह से आम जन, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बीकानेर हो, गंगानगर हो, जिस तरह से आम जन में जो जज्बा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, हमने पहली बार देखा। ये मेरे वहां के सैनिकों ने कहा। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहूं कि हम संगठन के काम को तो आगे बढ़ाएंगे, सरकार की योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और मुझे पता है कि हमारा कार्यकर्ता जब प्रण ले लेता है तो वो काम पूरा करके रहता है, उससे पीछे हटता नहीं है। हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस बलिदान को हमारे राष्ट्र के प्रति जो उन्होंने समर्पित किया, हमारे कार्यकर्ताओं को मन में ये भाव है कि उन्होंने जिस तरह से हमारे राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, हम राष्ट्र को सर्वोपरि बनाते हुए, प्रदेश को सर्वोपरि बनाते हुए, हमने प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प दिया है, हम उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा बस, क्या हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लगातार काम कर रही है। हमारी जो योजनाएं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। आप सभी से मित्रों मेरा एक ही निवेदन है, मैंने जिक्र किया आपसे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1943 में लगातार 3-4 साल तक अकाल जब पड़ा था, वो गांव-गांव गए थे, ढाड़ी ढाड़ी जाकर के उन्होंने उस अकाल में
लोगों से सहायता कराते हुए वहां के लोगों को पलायन से रोका था। वहां के लोगों के उदर पूर्ति के लिए उन्होंने काम किया था। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने काम किया। वहां के उद्योगपतियों को लेकर के काम किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको आगे बढ़ना है, आगे काम करना है। हमारे बगल में कोई भी हमारा ऐसा भाई रहता है, ऐसी कोई बहन रहती है, कोई दिव्यांग बहन रहती है, कोई भी बुजुर्ग रहता है, हमारी केंद्र की बहुत योजनाएं हैं। उन योजनाओं के माध्यम से मेरे उस गरीब भाई बहन को, मेरे बुजुर्ग माता जी को, बुजुर्ग ताऊ जी को, उनको पूरा लाभ हमारी योजनाओं का मिले। ये हमारा आज का जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, निश्चित रूप से उनको लाभ देते हुए हम उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। अभी हमारा 15 दिन का जल संरक्षण का अभियान था। आज हमारा 23 तारीख है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कल से हमारा प्रारंभ होगा जो आज ही हमने किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें अंत्योदय की जो योजना है उनको घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में हमने बजट में कहा था कि हम 5000 गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे। हमने उसके लिए 300 करोड़ रुपए भी दिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले इस पखवाड़े में 5000 गांव को बीपीएल मुक्त कर देंगे। जो हमारी योजना है उनका लाभ उनको मिले और उनका लाभ मिलते हुए वो आत्मनिर्भर बने। हमको हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। आप देख रहे हैं, मेरे को बड़ी खुशी होती है। मैं राजीव गांधी बहनों के बीच में जब मैं गया, जब मैंने उनसे पूछा, राजसमंद में था मैं 3-4 दिन पहले, किरण जी बैठी है यहाँ, मैं जब उनसे पूछा आपकी आय कितनी होती है बहनों, वो कहली घर में ही बैठे रहते थे हम तो, बस छोटा घर में काम होता था उसको करते थे, घर से जाते नहीं थे। उन राजीव का की बहनों को वहां काम मिला। अब वो ये कहती हैं हम कोई 15,000, कोई 20,000, 25,000, 30,000, 2-3 बहनों ने कहा हम 60-70 हजार रुपए कमाते हैं। हमारी बहनें आत्मनिर्भर बन रही। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने जो वायदा किया युवाओं के लिए, हमने कहा कि हम सरकारी तौर पर 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। 69,000 दे दी, जुलाई का महीना आ रहा है, चिंता मत करिए, पूरा कर देंगे उस कोटे को, हम उसको भी पूरा कर देंगे। 1,88,000 हमारी पाइपलाइन में है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप भी जाइए, कहिए, आप तैयारी करें, किसी तरह की चिंता नहीं करें। राजस्थान में आपने देखा, हमने 6 महीने के अंदर 3.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारे जमीन पर उतर गए। 1 लाख करोड़ रुपए के अभी आ गए। 4.25 लाख करोड़ रुपए के काम हमारे हुए हैं। और आने वाले समय में ये स्पीड और भी बढ़ने वाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जिलों से लेकर के हमारे सभी स्थानों पर राजस्थान के काम चल रहे हैं। हम उनका पूरा आंकलन भी उसका कर रहे हैं। उसके लिए अलग से हमने टीम भी उसके लिए बनाई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे इन कामों को आगे बढ़ेंगे, लेकिन गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के हमारे विकास की योजनाओं को आगे धरातल पर उतारने का काम हम करेंगे। आपने देखा, चाहे पानी की समस्या हो उसके लिए लगातार हमारी सरकार ने काम किया है, बिजली की समस्या हो उसके लिए लगातार काम किया है, रोजगार के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने सड़कों का देखा है किस तरह से जाल बिछाया जा रहा है, 9 नए ग्रीन फील्ड हमारे बन रहे हैं, राजस्थान की दूरियां कैसे कम हो इसके लिए काम कर रहे हैं। अंत में इतना कहूंगा आपसे कि आप जन जन से जुड़े। मैं कई लोगों को देखता हूं कि जब हम उनको दूर कहीं प्रभारी के रूप में भेजते हैं, किसी के रूप में भेजते हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी के पास या महामंत्री जी के पास, उपाध्यक्ष जी के पास कहते हैं कि साहब नजदीक कर दीजिए। अरे नजदीक मत करिए, अपनी कल्पना ये होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में कैसे जाएं, ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में जाकर के हम लोगों का कैसे भला करें। अंत में इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग वो हैं जो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता को यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको जो दायित्व मिला है और जिस दायित्व के साथ हम काम कर रहे हैं, मित्रों, हमको हमारा दायित्व पूरा निभाना है।
हमको जाकर के हर क्षेत्र में जाना है, हमें जनता के बीच में जाना है। कोई भी जनता का काम हो, मैंने आपसे पहले ही कहा, कई काम मैंने ऐसे लोगों ने बताए हैं जिनके काम होने थे, मैंने उनको तुरंत किया है। आप सार्वजनिक रूप के अगर इस तरह से जनता से जुड़े हुए कार्य को लेकर के आएंगे, निश्चित रूप से हम करने के लिए तैयार हैं। आज ही मेरे पास 3-4 कार्यकर्ता मेरी जनसुनवाई में आए थे, उन्होंने कहा साहब ये 2 किलोमीटर का ऐसे दिक्कत हो रही है। मैंने कहा आज ही करा के आज ही जाइए, आज ही ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, करवाइए। पानी की भी समस्या कहीं है, कहीं किसी तरह की समस्या है, हम उनमें सहयोगी कैसे बने? हमारा कार्यकर्ता उन जनता से जुड़ करके उन कामों को आगे कैसे बढ़ाने का काम करे? मित्रों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भाव था कि मेरा देश सशक्त बने, मजबूत बने, मेरा राष्ट्र मजबूत हो, और उनके मन में जो सपना था कि भारत दुनिया की महाशक्ति बने, उसके लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब तक हम 11वीं से 5वीं पर आए, 5वीं पे 4थे पायदान पर आ गए, और जल्दी हम 3रे पायदान पर आने वाले हैं। हमारा राष्ट्र सबसे मजबूत राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बने। माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, उसको मिलकर के हम पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी इस कार्यक्रम में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक हमारे माननीय अध्यक्ष जी और हमारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस ओजस्वी भाषण से